ट्रेड यूनियंस देशव्यापी हड़ताल पर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और देश के कई केंद्रीय ट्रेड यूनियन भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और नए श्रम कानूनों का विरोध कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी किया और कहा कि ये प्रदर्शन न्यू लेबर कोड को वापस लेने, बिजली विधेयक 2025, बीज विधेयक 2025, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को रद्द करने, साथ ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, मजदूरों समेत योजना कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने समेत कई मांगों को लेकर के यूनियन की हड़ताल का हरियाणा में हालांकि मिला जुला असर जरूर दिखा। हड़ताल को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले ही पुख्ता इंतजाम कर दिए थे, जिसके चलते लोगों पर हड़ताल का खास असर नजर नहीं आया। ट्रेड यूनियन की हड़ताल को लेकर विपक्ष भी हालांकि आगे आया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भारत बंद का समर्थन कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हड़ताल का समर्थन किया। राहुल ने एक्स पर पोस्ट भी शेयर की और लिखा कि देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने अधिकार की आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतरे हैं। मजदूरों को डर है कि 4 श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी। किसानों को आशंका है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा। मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का अंतिम सहारा भी छिन सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किसान संगठनों के बंद का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि उसके कार्यकर्ता और देश में किसानों और मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। आपने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के नए लेबर कोड से श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा छिन गई है। मालिकों को मनमानी करने की छूट दे दी गई है। हड़ताल पर ट्रेड यूनियन भी दो फाड़ नजर हालांकि आई है। कुछ यूनियंस का कहना है कि नए कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। कुछ ने हालांकि ये भी कहा है कि हड़ताल ही राजनीति से प्रेरित है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी लेते हैं। नए श्रम कानूनों से घमासान आखिर क्यों मचा के? क्या मजदूरों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं? ट्रेड यूनियंस की हड़ताल की राजनीति से भी प्रेरित है, क्योंकि कुछ यूनियन ये कह रही हैं कि मजदूरों के हक की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है, अधिकार कमजोर हो रहे हैं, अधिकार छीने जा रहे हैं। साथ ही कुछ वो भी यूनियन हैं जिनका कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित हड़ताल है, जो देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। तो एक और सरकार का पक्ष है, दूसरी ओर जो विपक्षी हर रोज किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी हर रोज नए नए फैसले को लेकर के देश को संकट में डाल रही है। पूरे देश में गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन, श्रमिक संगठन, मजदूर संगठन, किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा जैसे सारे देश के संगठनों के कहा दिया कर्मचारी संगठन भाई, तो उनके सारे मुद्दों को लेकर के जो लेबर कोड, 4 लेबर कोड इन्होंने रद्द करने, सभी मुद्दों को लेकर के, चाहे वो सीड एक्ट है, बिजली एक्ट है जो पार्लियामेंट में लंबित है, उन सारी चीजों को लेकर के आज पूरे देश के सड़कों पर आंदोलनकारी उतरे हुए हैं। सीधे आजम भगत सिंह जी ने जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसको लेके अंग्रेजों के समय में उनके कान खोलने के लिए बम धमाका करे था, उस टाइम में अंग्रेज की सरकार भी बिल नहीं पास कर पाई। और बड़े शर्म और लिहाज की बात है, ये काले अंग्रेज आज उसी कानून को पास कर चुके हैं। देखिए, ये सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पूरे देश में इंडस्ट्रियल स्ट्राइक है, जिसमें अलग अलग फेडरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और केंद्रीय कर्मचारी ये सब हिस्सा ले रहे हैं। इसमें किसान भी इसको सहयोग कर रहे हैं। आज पूरे देश में जो जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र को डिसमेंटल किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, रोज़गार के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, स्थायी पदों को समाप्त किया जा रहा है, नए बच्चों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा, और पूरी तरह से श्रम कानून जो लड़ाई लड़के संघर्ष करके आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद वो तमाम कानून ख़त्म कर दिए, हायर फायर की नीति लागू कर दी, कोई रोज़गार की सुरक्षा नहीं है। देश के अंदर 11 ट्रेड यूनियन है और पूरे 11 की 11 ट्रेड यूनियनों की आज संयुक्त रूप से पूरा देश की आज हड़ताल है। और उसी के एवज में हमारे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर, हमारे यहाँ कर्मचारी संघ के आह्वान पर हमारे हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन भी इस हड़ताल के अंदर शामिल है। जो सरकार जो 4 लेबर कोड लेके आई है वो बहुत ही खतरनाक है, कर्मचारी, किसान, मजदूर के लिए बहुत घातक साबित होंगी। देखिए, प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात कहने का, शांतिपूर्ण तरीके से कहने का हक है।
और आप देखो कि सभी प्रकार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता। छोटी मोटी दिक्कतें होती है वो समयानुसार दूर हो जाती है। हर आदमी को अपनी बात प्रजातंत्र में कहने का अधिकार है, वो कहता है और उसके समयानुसार समस्या का निराकरण करता है। हमने लगातार कर्मचारियों को लेकर भारत सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, उनके हितों के लिए काम करती है। चाहे उनके हेल्थ से लेकर तनख्वाह तक हो, हर चीज की चिंता हरियाणा सरकार और भारत सरकार करती है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम की सोहना की तस्वीर, पानीपत की तस्वीर, रेवाड़ी, सिरसा, पंचकुला और नूह की तस्वीर आपके सामने। ये रेफरेंस के लिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हरियाणा में हालांकि बहुत ज़्यादा असर आप नहीं कहेंगे, लेकिन देश भर की हम बात करें, मिला जुला असर नजर आया है। विपक्ष तो जाहिर है कोई भी हड़ताल होती है, विरोध प्रदर्शन होता है, प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होते हैं। कहा यह भी जाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ उठाने का हम काम कर रहे हैं। सरकार जाहिर है कर्मचारियों के हितों में बता रही, मजदूरों के हितों के लिए इस बदलाव को देख रही है, दावा भी कर रही है। हरियाणा के कुछ मंत्रियों को भी आपने सुना है जिनका कहना है ठीक है सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का असर हरियाणा में नहीं दिखा के। तो हम चर्चा करने वाले हैं कि वाकई मजदूरों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं या फिर ये जो हड़ताल बुलाई गई है, हड़ताल का आह्वान किया गया था, देश भर में हड़ताल की भी गई अलग अलग यूनियन की ओर से, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? कुछ और तस्वीरें आपके सामने। चरखी दादरी, कैथल, हिसार, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सिरसा की कालांवाली, पलवल और भिवानी की ये तस्वीर। इससे पहले भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाई। हड़ताल का कितना असर, कुछ जगहों पर असर दिखा है, कुछ जगहों पर मिला जुला असर दिखा, कुछ जगह पर हड़ताल भी असर भी देखी। तो कर्मचारियों की ओर से देखिए धरना भी दिया गया, नारेबाजी की गई, हाथों में झंडे उठाकर नए श्रम कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। तो ये देशव्यापी हड़ताल जिसका आप प्रमुख तौर पर बात करें, कांग्रेस की ओर से समर्थन किया गया है, राहुल गांधी की ओर से समर्थन किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से समर्थन किया गया। पूरी कांग्रेस मजदूरों के साथ खड़े होने का दम भर रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से भी साथ समर्थन दिया गया है। ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की। देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक की आवाज बुलंद करने सड़कों पर हैं। मजदूरों को डर है, मजदूरों को डर है कि 4 श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी। किसानों को भी आशंका है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा और मनरेगा को भी कमजोर या फिर खत्म ही करने से गांवों का अंतिम सहारा, आखिरी सहारा भी छिन सकता है। जबकि उनके भविष्य से जुड़े फैसले लिए गए, उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया। क्या मोदी जी अब सुनेंगे या उन पर किसी ग्रिप की पकड़ बहुत मजबूत है? लोकसभा में भी राहुल की ओर से कहा गया था, मार्शल आर्ट का वो जिक्र कर रहे थे, मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूं। ट्रेड डील का फिर से जिक्र कर दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, देश के सभी ट्रेड यूनियन, किसान और मजदूर मोदी सरकार की ट्रेड डील, उनके लाए हुए लेबर कानून और मनरेगा छीने जाने पर सड़कों पर उतरेंगे। करोड़ों मेहनतकश किसानों, मजदूरों, श्रमिकों का भविष्य गिरवी रखने वाली जनविरोधी ट्रेड डील के खिलाफ हम डटकर खड़े हैं। तो अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर देखिए कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। खड़गे लिखते हैं, विदेशी दबाव में आकर मोदी सरकार ने देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ किया है। अब की बार ट्रंप सरकार, कहने वालों ने भारत के देश हित को चोट पहुंचाई है, जिसका सबसे बड़ा विरोध हमारे कामगार कर रहे हैं, हमारे छोटे व्यापारी और आम जनमानस भी विरोध कर रहा है। सड़क से संसद तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी मोदी सरकार को सवालों के घेरे में लिया गया है कि अब की बार ट्रंप सरकार का जो नारा दे रहे थे, उन्होंने देश के हित को गिरवी रख दिया है। तो लेबर कोड वापस कराना सबसे बड़ी मांग तो देखिए ये है, जब कर्मचारियों के एंगल से आप बात करते हैं, न्यूनतम वेतन प्रति माह 30,000 रुपए सुनिश्चित हो। परमानेंट हायरिंग की जाए, खाली पदों पर स्थायी भर्ती हो, मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून बने। तो प्रमुख मांगे क्या कुछ हैं वो हमने आपको बताई हैं।
कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप हिंदुस्तानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही नरेश शास्त्री, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सर्व कर्मचारी संघ के। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ने वाले हैं, लेकिन शुरुआत हम कर्मचारियों से ही करेंगे, उनका पक्ष हम जानेंगे। नरेश जी, क्या परेशानी आप लोगों को दिख रही है नए श्रम कानून से जुड़ी, और क्यों लग रहा है कि जो कारागार हैं, जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके अधिकार कमजोर होंगे? श्रम संहिताएं जो लागू करने की केंद्र सरकार तैयारी कर चुकी है, 1 अप्रैल से उनको लागू किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा जो हमला मजदूर और श्रमिकों पर है, कर्मचारियों पर है, वो है यूनियन बनाने के अधिकार को लेकर। श्रम संहिताओं में अब मजदूर किसी भी विभाग या उद्योग इकाई में कुल कर्मचारी मजदूरों की संख्या का कम से कम 51% जो कर्मचारी मजदूर है वो यूनियन के सदस्य होंगे तो वो यूनियन बना पाएंगे। रजिस्ट्रेशन पर भी बहुत सारी शर्तें हैं। तो पुराना जो एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, वो कहता है कि कोई भी 7 कर्मचारी मजदूर मिलकर यूनियन बना सकते हैं, और यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी जो शर्तें हैं वो बहुत ही मतलब आसान है। तो जब मजदूर कर्मचारियों का यूनियन बनाने का अधिकार छिन जाएगा तो फिर कैसे इस लोकतांत्रिक देश में वो अपनी बात रख पाएंगे? एक बात। दूसरा, फिर अगला हमला है मजदूर कर्मचारियों को धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करने पर जो है रोक लगाना। वो धरना, प्रदर्शन, हड़ताल अगर करेंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मतलब इस तरीके से श्रम संहिताओं को लागू किया जा रहा है जो पूरी तरह से मजदूर कर्मचारियों के विरोध में और उद्योगों के मालिकों के हक में दिखाई देते हैं। और अगली बात जो इसमें है, लगभग 29 ऐसे श्रम कानून हैं जो मजदूर कर्मचारियों के हक में हैं, वो खत्म हो जाएंगे। अब जैसे ये यूनियन बनाने पर रोक है, वो फिर जो मजदूर कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन एक्ट के आधार पर बार्गेनिंग का हक है, बातचीत करने का हक है, वो भी, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो फिर मजदूर कर्मचारी किस तरह से अपनी परेशानियों को, मांगों को, समस्याओं को वो रखेंगे? ये बड़े सवाल हमारे सामने हैं। डिटेल से चर्चा करने पर इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको तो सबसे बड़ी दिक्कत, या आपकी यूनियन को सबसे बड़ी दिक्कत ये लग रही है कि हम यूनियन नहीं बना पाएंगे। अब बहुत इजी नहीं रहेगा ये बनाना, और जब यूनियन इजीली नहीं बनेगी तो आप लोग किसी मंच पर अपनी आवाज ठीक से नहीं उठा पाएंगे, सरकार के साथ नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे आगामी दिनों में। आपको सबसे बड़ी परेशानी ये लग रही है आपको? नहीं, हमारे अधिकार भी छीने जा रहे हैं। 29 जो हमारे हक के कानून है उनको खत्म कर रही है सरकार। तो फिर मजदूर कर्मचारियों के पास बचेगा क्या? भाई, ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जनवादी देश है, संविधान में सबको अपनी बात कहने का हक है। तो फिर हमारे ऊपर ये तानाशाही और नादरशाही किस लिए सरकार करना चाहती? क्या इस देश को आगे लाने में, इस देश को औद्योगिक तौर पर कृषि के रूप में जो क्रांतियां की हैं, जो इस भारत का निर्माण किया है, उसमें कर्मचारी मजदूरों ने क्या योगदान नहीं दिया? तो फिर हमारे अधिकारों को क्यों छीना जा रहा है? चलिए, बीजेपी से उत्तर लेंगे संदीप हिंदुस्तानी जी। क्यों हिंदुस्तान के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके हकों को छीना जा रहा है? क्यों उनके अधिकारों को का गला घोंटा जा रहा है? और विपक्ष तो ये भी कह रहा है केवल इसमें मजदूर नहीं बल्कि किसान की बात करें, ग्रामीण की बात करें, उनके रोजगार पर भी बहुत बड़ी चोट कर रही है सरकार। आखिर क्यों? नमस्कार ज्योति जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल।
देखो, जिस लेबर कोड की बात अभी चल रही है 2019-20 में संसद में व्यापक चर्चा हुई थी इस विषय पे। और जब संसद में चर्चा होती है तो उसमें सभी पार्टियां होती हैं, उसमें कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी और बाकी की पार्टियां भी थी, हमारी पार्टी भी थी। तो व्यापक चर्चा के बाद में ये आया है, तो उस समय तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। अब 21 नवंबर 2025 को जब ये लेबर कोड लागू हुआ है, तो अब नवंबर से लेके आज हम फरवरी में आ गए। आज 12 फरवरी में हम बैठे हैं, तो पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की क्या चीजें चल रही हैं, वो हम सबके सामने है। लेकिन चूंकि सर्व कर्मचारी संघ के जो बैठे हैं, इन्होंने कुछ बातें रखी हैं। सबसे पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से उनका जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बात की कि कोई हड़ताल नहीं कर पाएंगे, अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे, अपने मुद्दों को नहीं रख पाएंगे। इसमें जो 4 संहिताएं हैं, सबसे पहले मैं बताता हूं 4 संहिताएं क्या है। एक तो है वेतन संहिता, एक है औद्योगिक संबंध संहिता, एक सामाजिक सुरक्षा संहिता, एक व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य संबंधित संहिता। अब इसमें है क्या कि अगर किसी भी यूनियन को हड़ताल करनी है तो वो 14 दिन पहले बताए, इंडस्ट्री को, उस कंपनी को बताए कि हम हड़ताल करेंगे। तो उससे क्या होगा जी कि जो भी काम होते हैं उन काम में परेशानी नहीं आएगी। किसी का भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई सर्विस की कंपनी है, किसी भी तरीके की कंपनी है, तो अगर उनको ये 14 दिन पहले ये इन्फॉर्म करें, बता के कि हमको ये काम करना है, तो उसका प्रावधान इसमें दिया गया है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इसमें महिलाओं के हक की बात की गई है, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि जो पहले जो 29 श्रम कानून थे उनको खत्म कर दिया गया और अब एक 4 श्रम संविदा लेके आए, तो उसमें महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं था। इसमें क्या कहा गया कि महिलाएं भी नाइट में अपना काम कर सकती हैं, जॉब कर सकती है, ड्यूटी कर सकती हैं। अब उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कंपनी में जिसमें करती हैं, तो उनके लिए उनके ट्रेवल की जो व्यवस्था है वो उनको करनी है, उनकी सेफ्टी की व्यवस्था उनको करनी है, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था उनको करनी है। दूसरी बात, महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिले, इसका भी इसमें प्रावधान है। जो हमारे गिग वर्कर्स है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय ये आम आदमी पार्टी के नेता संसद में भाषण करके रीले बना रहे थे, उससे पहले तो केंद्र सरकार ये लेके आ चुकी थी। जो आपने सुना होगा आजकल गिग वर्कर्स का काफी मतलब चीजें चल रहा है, तो उसमें क्या है भाई, उनकी सोशल सिक्योरिटी का जिम्मा कौन लेगा, कोई तो उसका रेस्पॉन्सिबल हो। तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि कुछ हिस्सा केंद्र सरकार और कुछ हिस्सा जहां पे जिस एसोसिएशन में वो काम करते हैं वो दोनों मिलके उनकी सोशल सिक्योरिटी की है वो भरपाई करेंगे। जो बीमे का दायरा है वो बढ़ेगा, इनका पीएफ है, एपीएफ है, उनका दायरा बढ़ेगा। तो मैं साथी से पूछना चाहता हूं कि जब श्रमिकों के हित में ये चीज हो रही है तो इनको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आज देश में लगभग 40 करोड़ के आसपास श्रमिक हैं और उनके लिए, उनके जीवन में आमूल परिवर्तन करने के लिए ये जो 4 संविधाएं आई हैं, तो इनसे तो संहिताओं से तो इनका फायदा होने वाला है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि किसी भी प्रकार के भ्रम में न आए देश और प्रदेश की जनता। और आज आपने देखा भी होगा कि हरियाणा में जैसे इसका हुआ, तो हरियाणा में इसका कोई खास प्रभाव है ही नहीं। चलिए सुनिए, आप एक बार सुनिए संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, सरकार ये चाहे कि हमें तो संदीप हिंदुस्तानी का भला करना है, फायदा पहुंचाना है, तो ये होगा कि संदीप हिंदुस्तानी अपने हाथ खड़े कर दें जी मुझे नहीं फायदा चाहिए, मैं तो प्रोटेस्ट करूंगा। या फिर ये हो सकता है कि सरकार आपको फायदा समझा ना पाए, नहीं चलती कि आपके सरकारें ऐसे नहीं फैसला, या तो उसमें फायदा है नहीं संदीप हिंदुस्तानी का, या फिर सरकार उनको समझा नहीं पा रही, या संदीप हिंदुस्तानी को कोई भ्रमित कर रहा है, तो उसमें भी सरकार को चाहिए कि उन्हें कॉन्फिडेंस में तो ले, आपके लिए कुछ कर रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस में ले। वो हम अगर कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कोई प्रोटेस्ट, तो उसमें भी सरकार को चाहिए कि आप समझाएं। तो होगा कि वीबी जी राम जी को लेके किस प्रकार से कांग्रेस ने भ्रम की राजनीति की, इन्होंने अफवाहों की राजनीति की, जनता को, श्रमिकों को गुमराह करने की कोशिश की। तो हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने किया ना कि पहले जिसमें मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता था, इस वीबी जी राम जी में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। ये हमने बताया ना जी। जब
125 दिन कब मिलेगा? जिसमें 60 दिन जो बुआई का समय होता है, कटाई का समय होता है, उसको हटा के मिलेगा। और बड़ी चीज इसमें क्या है कि सभी जो भी श्रमिक होंगे उनकी प्रॉपर बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, जियो टैगिंग उसके साथ की जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको जोड़ा जाएगा, और जो भी आजीविका संपत्तियां होंगी वो किस प्रकार से बन रही है, वहां पे कुछ बना है कि नहीं बना है, हमने इसको थोड़ा टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। तो उससे क्या चलिए, फायदा होगा? उसमें भी उससे कई भ्रष्टाचार सारे में पेंच बहुत बड़ी हैं, कमी उसमें आएगी, सरकार का अपना पक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर है है, वो डेवलप होगा। तो विपक्ष ये का हमने अपना पक्ष जनता है, को उसमें बताया, चाहे केंद्र के जनता हिस्से ने की उस चीज बात को हो, माना है, राज्य और के उसी शेयर का की कारण बात है हो, कि सरपंच की आज शक्तियां हरियाणा कम में करने की मनरेगा को बात हो, लेके किस समय सभी कब श्रमिकों मजदूरी ने दी बता जाएगी दिया उसकी कि बात जो हो। वीबी जी राम जी है वो मनरेगा ओके से संदीप बहुत जी, अभी आप बेहतर रुकिए, योजना है। अभी आप रुकिए। कामरेड इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप प्रतिनिधि हैं एसकेएम के। इंद्रजीत जी, देखिए, एक तो प्रोटेस्ट करने का पहले से कॉल दी गई थी, आह्वान किया गया था, लेकिन क्या वजह है, आप लोग क्या लड़ाई लड़ेंगे, पहले तो ये बताएं, जब खुद ही दो फाड़ेंगे। कुछ यूनियंस वो हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, हड़ताल कर रही हैं, कुछ वो हैं जो ये कहते हैं राजनीति से प्रेरित है ये तामझाम जितना भी है। कोई दो फाड़ नहीं है। जो बड़ी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है हमारे देश की, उनका आह्वान था आज की हड़ताल का। सिर्फ जो आरएसएस और बीजेपी की यूनियन है भारतीय मजदूर संघ, उसको छोड़ के कोई भी ऐसी मेजर ट्रेड यूनियन नहीं है जो इस हड़ताल में शामिल ना हो। और बीएमएस का जहां तक ताल्लुक है, उसको तो कम से कम बिना 15 साल हो गए आज तक किसी भी हड़ताल में बीएमएस नहीं गई है, और वो सरकार के पीछे खड़ी है, उसका कोई चर्चा करने का फायदा नहीं है। अच्छा। दूसरी बात, जो हमारे साथी संदीप जी अभी बोल रहे थे, ये कह रहे हैं कि जिस टाइम पर ये 4 लेबर कोड पार्लियामेंट के अंदर पारित किए गए तब कोई भी नहीं बोला, तब भी सब बोल रहे थे। बिल्कुल एन ब्लॉक सभी ट्रेड यूनियंस ने उसको अस्वीकार और रिजेक्ट किया था। ये उसी समय की बात है जिस टाइम पर वो 3 काले कानून कृषि के लाए गए थे, उसके खिलाफ, क्योंकि मेजर एक आंदोलन ऐतिहासिक छिड़ा था और उसके भी कितने सारे फायदे बताए जा रहे थे। और किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को बदनाम करने के लिए पता नहीं आतंकवादी और खालिस्तानी क्या क्या नहीं कहा गया, और उसके 13 महीने के बाद 750 किसानों की जान उसमें चली गई। इंद्रजीत जी, या तो टेलीविजन सेट आपका ऑन है या फिर नहीं, टेलीफोन पर कोई सुन रहा है। देखिए, आवाज आपकी वापस आ रही है। अब उसको अगर आपके आसपास में डिबेट को कोई सुन रहा है तो म्यूट करवा लें प्लीज, आप सुने तो, आप सुनिए। आपकी आवाज वापस आ रही है, या तो टीवी पर देख रहे हैं डिबेट को आप, या आपके आसपास कोई फोन पर देख रहा है, आप आवाज कम करवा लें प्लीज, उसके बाद आप बोलें या म्यूट करवा लें। मैं इसको बंद कर देता हूं, दूसरे वाले इसको। जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं मैडम कि ये जो भाई कह रहे हैं ये सत्य नहीं है। जैसे 3 काले कानूनों के संबंध में हुआ था, क्योंकि वो तो एक तरह से लागू हो गए थे तो उसके खिलाफ लड़के वापस करवाना पड़ा। लेकिन ये जो 4 लेबर कोड हैं, ये पूरी तरह से जो जिनको हम श्रम कानून कहते हैं, उसके लिए 150 पौने 200 साल की लड़ाई लड़के अर्जित किए गए थे। और उसके अंदर अब जो मतलब ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन करना आसान नहीं होगा, हड़ताल के ऊपर जाना आसान नहीं होगा अब। और 300 से कम जहां जिस भी यूनिट के अंदर वर्कर होंगे वहां पर कोई ये कानून नहीं होंगे, श्रम कानून लागू। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फिक्स एम्प्लॉयमेंट की अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, जिसको ये फायदा बता रहे हैं। यानी आप किसी मजदूर को, कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे कि आपकी नियुक्ति 6 महीने के लिए की जा रही है, तो ये फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट हो गया, जिसको हायर एंड फायर कहते हैं। कभी भी हटा के कभी भी लगाया जा सकता है, ये इसके अंदर मौजूद है। तो ये तो बिल्कुल बंद हुआ मजदूर बनवाने वाली बात है, और पूरी तौर पर ये कारपोरेट के दबाव में किया गया है। और जो अब वाला जो हो रहा है, ये जो यूएसए के साथ ट्रेड डील किया गया, ये भी कारपोरेट और साम्राज्यवाद के ट्रंप के दबाव में, हर एक चीज ट्रंप राष्ट्रपति वही घोषित कर रहे हैं। भारत ने कुछ नहीं। 3 तारीख की रात को पहले ट्रंप करते हैं ट्वीट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ट्वीट करते हैं, बड़ा भारी, इसको ग्रैंड मतलब सक्सेस बता रहे हैं इस समझौते को।
और जिन जिन चीजों को वो पहले 15 अगस्त को ये कह रहे थे कि किसानों को और कृषि को किसी तरीके से भी हार्म होगा, ऐसे उनके हितों का समझौता हम बिल्कुल नहीं करने वाले। और 4 दिन के बाद आपको ध्यान होगा 19 अगस्त को ही इन्होंने कपास के ऊपर जो आयात शुल्क था 11% वो हटा दिया, और पूरे देश में अब जो सीजन गया है कपास का उसकी पिटाई हो गई। 1,000-1,500 रुपए प्रति क्विंटल टूट गया। और यहाँ के जो टेक्सटाइल उद्योग ने उसका स्वागत किया था, जो हटाई गई थी वो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी, उन्होंने पहले ही खरीद के काफी बड़ा स्टॉक कर लिया है। और ये जो ट्रेड डील पहले कहने लगे नहीं अभी आया ही नहीं है, उसके बाद उसका फ्रेमवर्क रिलीज हो गया 6 तारीख को। उसकी पहली ही लाइन में लिखा हुआ है ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स एंड एग्रीकल्चर। आपका जवाब, जो ट्रेड डील को लेकर आप बात कर रहे हैं, कोई भी बीजेपी वाला या सरकार सुनेगी तो क्यों नहीं लगेगा कि आप भी कहीं ना कहीं विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं? इसमें विपक्ष का, हम तो किसानों के प्रतिनिधि हैं और शुरू से विरोध कर रहे हैं कि कोई भी समझौता हमें मंजूर नहीं। इसी प्रकार का समझौता यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड के साथ किया गया है, उसके तहत हमारे सेब के भाव गिर गए। आप कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड में देखिए कितनी बड़ी बेचैनी पैदा हो गई है सेब को लेकर। और उसके बाद ये सारी बातें कह रहे थे सोयाबीन नहीं आएगी, मक्का नहीं आएगी, अब कह रहे हैं सोयाबीन का ऑयल आएगा। और मक्का का जो सूखा हुआ फॉडर होता है पोल्ट्री के लिए वो बड़ी संख्या में आएगा, तो हमारी मक्का भी उसके बाद पिट जाएगी। और तेल के साथ क्या ताल्लुक है आप बताइए? इंडिया यूएस जो ट्रेड हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे, और उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हाइट हाउस से जारी हुआ है, उसके अंदर ये कहा गया कि वो एक निगरानी कमेटी बनाएंगे राष्ट्रपति, वो पूरी तरह निगरानी करेगी। अगर किसी भी मौके के ऊपर रशिया से भारत तेल लेता हुआ नजर आया या कोई संकेत भी मिल गया तो दोबारा से वो 25% और 50% टैरिफ लगा देंगे। तो आपने तो सारी बातों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया फिर तो। हालांकि देखिए विदेश मंत्रालय साफ कर चुका है देश हित में होगा हम वो करेंगे, जो देश हित में जहां से हमें सूट करेगा या जहां से हमें सस्ता मिलेगा हम वहां से तेल लेंगे। भारतीय कृषि के साथ तो हम बर्दाश्त और ठीक है, मैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रही हूँ। कांग्रेस का भी पूरा साथ समर्थन आप लोगों को मिल रहा है किसान मोर्चा की कुरुक्षेत्र में जी। रोड साहब उसके बाद तय करेंगे, आगे भी होगा। आज का बिल्कुल ऐतिहासिक हड़ताल है ये हिंदुस्तान के अंदर, मजदूरों कर्मचारियों और इसका भारी समर्थन किसानों को भी मिला है और बड़ा आक्रोश है देश भर में जो इस हड़ताल के माध्यम से ये प्रकट हुआ है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये बीजेपी का सवाल है कि ये अभी क्यों हो रहा है, और कांग्रेस जिन जिन मुद्दों को उठा रही है उन्हीं को लेकर यूनियन सड़क पर उतर रही है। ज्योति जी, कौन से मुद्दों को उठा रहे हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है। 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार लेके आई, चोरों की तरह लेके आई, रात के अंधेरे में पास किए गए, बिना लोकसभा राज्यसभा में बहस के पास किए गए। और मजदूर तब भी, क्योंकि किसान का और मजदूर का एक मजबूत संगठन होता है, एक दूसरे के ऊपर आधारित है दोनों। उन 3 काले कानूनों में भी किसानों के साथ साथ कृषि क्षेत्र के साथ साथ मजदूरों की कमर तोड़ने का काम भी इस जन विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था। साथ में जो श्रम कानून है, जो श्रम संहिताएं लेके आए हैं, ये अब और क्लियर हो गया है। जैसे अभी आपके चैनल पे डिबेट में हम सुन पा रहे थे कि मैं सहमत हूं, जो मजदूर एसोसिएशन की तरफ से आपने प्रतिनिधि बिठाए हैं, उन्होंने बारीकी से बताया है। हम अगर इन बारीकियों पे जाते तो कांग्रेस कहते कि ये तो आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उनका तो सरकार से कोई विपक्षी वाला तो संबंध नहीं है, और विपक्ष भी कोई दूसरे देश का नहीं होता। मैं एक बड़ी बात यह भी बताना चाहता हूं कि हम 65% का प्रतिनिधित्व आप जननायक राहुल गांधी के हाथों में देख पा रहे हैं। अच्छा, जो चोरों की तरह आंख नीचे झुकाकर भागते हैं ना संसद से, उनको अधिकार भी 35% है देश की आबादी। नहीं रोड साहब, लेकिन ये तो कहते हैं राहुल भाग जाते हैं, अनर्गल आरोप लगाकर वॉकआउट कर जाते हैं। ये किसी से छिपी हुई बात है। कल 2 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, राहुल गांधी जी आए, जननायक जैसे आया, जैसे आहट हुई कि राहुल गांधी जैसे प्रतीत हुए पीछे से उनको। राहुल जी ने तो कहा
हाथ तक पकड़ा कि आप आइए, हम इकट्ठे सवाल जवाब देते हैं मीडिया को। पूरे देश के मीडिया के सामने नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री ऐसे भागे जैसे पुलिस को देख के चोर भागते। अच्छा, देखिएगा, एक बात भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि इन श्रम कानूनों के ऊपर बहस हुई, कोई बहस नहीं हुई। आप जब 3 काले कानून लेकर आए तब आपने बहस नहीं की। आप तो उन 3 काले कृषि कानूनों को दूध जैसे धुले बता रहे थे, फिर आपने थूक कर टाटना पड़ा। जब किसानों ने 1.5 साल तक, लगभग 1.25 साल तक आपको घेरे रखा, आप किसानों से मिलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। आप पंजाब की धरती पर चुना हुआ प्रधानमंत्री यू टर्न लेकर वापस आ जाता है कि मेरे अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं जान बचा के वापस आ। ये पहली बार हुआ है। आप देश का अपमान कर रहे हो ऐसे। अब आप सांसदों से डरने लगे हो। अब आप ये कहने लगे हो कि महिला सांसदों से जो मुझे खतरा था, आपके स्पीकर ऐसे कहने लगे। बात मनरेगा की हो रही थी। 3 काले कानून, श्रम कानून के साथ ज्योति जी मनरेगा, ये श्रम कानून कितने जन विरोधी हैं मनरेगा के ऊपर तो सबको पता है। इसके बारे में तो आजकल में चर्चा होनी शुरू हुई है। मैं मनरेगा की बात बताता हूं। जैसे बीजेपी ने बताया था कि हमने 100 से 125 दिन का रोजगार बढ़ा दिया। कांग्रेस के समय में 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, हमने 125 दिन कर दिया। पहली बात तो यह है कि आपने मनरेगा के कानूनन गारंटी कानून को खत्म कर दिया। अब सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर है कि वो कहीं किसी गांव में काम दे या ना दे। उसका बजट जो है वो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। अगर करनाल जिले में काम की जरूरत है और आप पंचकुला में दे दोगे तो उस बजट का क्या बनेगा। पहले क्या थी, जैसे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने पंचायती राज जो सिस्टम खड़ा किया था, तो पंचायतें अधिकार रखती थी गांव में कहीं भी किसी जोहड़ की, किसी तालाब की, सड़क किनारे किसी पैलेस की कहीं भी वो मरम्मत करानी हो, कहीं पर सफाई करानी हो, तो मनरेगा के तहत इस अभियान को सिरे चढ़ा सकते थे। सरकार बाध्य थी, पंचायत जितना काम कहीं कराएगा उसका पैसा सरकार को देना पड़ता था और केंद्र सरकार देती थी। आपने क्या किया, गगनचुंबी इमारतों में बैठे बाबू डिसाइड करेंगे कि किस जिले में, किस गांव में हमने ग्रांट देनी है। जहां पर काम की जरूरत है वहां ग्रांट नहीं मिली, क्या कर लेगा कोई। 2.5 साल तक जो जन विरोधी नरेंद्र मोदी और खट्टर सरकार पंचायत के चुनाव नहीं हरियाणा में करवा पाई, वो सही समय पे और सही जरूरत वाले गांव को क्या मनरेगा के तहत ग्रांट दे देगी। मैं जो बात कहने लगा था 125 दिन तो आपने कर दिए। मुझे जवाब देने दीजिए। मैं अपनी बारी नहीं, जब अपनी बारी आएगी तब बोलना। मेरी सुन लो बात, फिर देना जवाब। पहले 2 बातें सुन ली, आपका जवाब देना है। आपका सुन लिया, अब आपका जवाब देना है। जवाब देना होगा तब मैं आपको कहूंगी। एक करके मुझे जवाब देने दीजिए। संदीप जी, आपको जवाब देने के लिए मैं कहूंगी, तब आप जवाब दीजिएगा। शर्म वाली बात यह है, इसका जवाब देना भाई, जो बात पूछ रहा हूं अभी। बीच में इंटरफेयर करने का मतलब पता चल जाएगा तुझे। नरेंद्र मोदी सरकार ने शर्मसार करने वाली बात मनरेगा पे तब करी जब अम्बाला से हमारे सांसद ने, देखिए ये तो आप पूरा मनरेगा पर ही पूरा सुनिए रोड साहब, मनरेगा पर ही बात करने के लिए बैठ गए आप। तो आज तो मैं बात ये कर रही हूँ कि यूनियन जो हड़ताल कर रही है, आप लोग भी साथ समर्थन दे रहे हैं और अमूमन कोई भी पार्टी हो, कोई भी तबका, कोई भी वर्ग मोर्चा खोलता है सरकार के खिलाफ तो उसका तो आ जाता है साथ में। अब अगर आप इजाजत देते हो तो मैं जवाब दूं। लेबर लॉ है, उनको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मैं पूछ रहा हूं वो भी देना है ना। ठीक है, आप लोगों ने उसमें अमेरिकी ट्रेड डील की बात हो, पहले बात सुनिए, बीबी राम जी की बात हो, आप लोगों ने सब कुछ इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ी ठीक कीजिए। हालांकि सवाल ये है कि ये भी मिला जुला कर सारे मुद्दे उठा रहे नहीं देती। आप पता है कि कैसे चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं। रोड साहब आपको काफी समय दिया, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपनी बात कह चुके। नेक्स्ट राउंड में आप बोलिएगा। साथ लिख के आप हिंदुस्तानी नहीं बन जाओगे। आप अगली टर्न में आप बोलिएगा, मैं आपको समय दूंगी। रोड साहब दीजिएगा प्लीज, 1 सेकंड की बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे लोकसभा सांसद वरुण मुलाना जी ने केंद्र सरकार से जब पूछा कि आप ये बताइएगा कि कितने आवेदन आए थे मनरेगा में और कितनों को काम दिया, उन्होंने कहा कि 8 लाख आवेदन आए थे और 2100 मजदूरों को काम दिया।
ये आंकड़ा है, कहां 8 लाख और कहां 2100, और ये केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा है, और यहां ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि हम 100 की जगह 125 दिन का रोजगार दे देंगे। नहीं, इसमें झूठ तो अरे नहीं है, 8 लाख में से 125 तुमने तो दिया हुआ है। जब नरेंद्र कुछ मोदी बदलाव तब्दीलियां हुई हैं, ठीक है, सबका अपना अपना पक्ष है इसमें। रोड साहब अभी आप रुके, मुझे आपको म्यूट कराना होगा। देखिए, एक तो आपका फ्रेम भी चला गया पीछे यार। संदीप जी को कुछ कहना है। संदीप जी ये तो कह रहे हैं कि आप जब नए श्रम कानून लेकर आए तब भी आप लोगों ने बहस तो नहीं की थी, ये भी थोप दिए गए। कृषि कानून भी आप लोगों ने थोप दिए थे, कृषि कानून भी वापस लेने पड़े और वापस ये भी लेने पड़ेंगे। जो मैंने सवाल पूछा वो पूछिए इससे, जो मैंने सवाल पूछा एक सवाल और है जो लोकसभा में। सुरेश जी, रोड साहब अभी आप सुनिए, हम इस विषय पर बहुत बार बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। बीबी जी राम जी को लेकर अकेले में चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ आज। आप क्यों डिरेल कर रहे हैं? क्यों डिरेल कर रहे हैं आप? क्यों रोड साहब, क्यों डिरेल कर रहे हैं डिबेट को? केवल बीबी जी राम जी को लेकर बात नहीं करना चाह रहे हैं आप, तो जो बेचारे कर्मचारी नेता बैठे हैं उनकी भी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। एक बिंदु पर उसको खींचने के लिए, ड्रैग करने के लिए इतना समय मुझे लग रहा है बहुत काफी है, काफी से भी ज्यादा। अभी आप रुकिए, हिंदुस्तानी जी आप बोलिए। नहीं, मेरा टाइम तो आप खा के बोलो। इन्होंने किसी का टाइम कोई नहीं खाता है और नहीं मैं खाने दूंगी। तसल्ली कीजिए, नहीं रोड साहब, किसी ने किसी का टाइम नहीं खाया। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें आ गई, अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आपने कहा जननायक राहुल गांधी, कौन सा जननायक? क्या जिसके साथ जनता का मैंडेट होता है जननायक वही है। 95 चुनाव हार चुका है आपका जननायक। क्या बात करते हो? 3 लोकसभा चुनाव हारे हो आप, 3 लोकसभा चुनाव हारे हो, 75 विधानसभा चुनाव हारे हो। कौन सा जननायक है? अरे जननायक है जिसके साथ जनता का जनादेश नहीं, वो जननायक है। हरियाणा में 3 बार आपका सुपड़ा साफ किया है, हरियाणा की जनता ने 3 बार आपका सुपड़ा साफ किया। जननायक की बात करते हो, संदीप जी आप विषय पर बात कीजिए ना, आप क्या बात लेकर बैठ गए? आपका जननायक संसद में गर्दन नीचे आप विषय पर बात कीजिए। आपका जननायक तो गर्दन नीचे करके भागता है ना। किस जननायक की बात कर रहे हो? आपका जननायक अपने नेताओं को लेकर लड़ाई कर रहे हो, भ्रमित करता है, भ्रामक जानकारियां देता है। आपके जननायक की हकीकत मैंने बता दी। आपने राजीव गांधी की बात की। अरे आपके भ्रष्टाचार की पोल तो आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने खोल दी थी। उसने कहा था कि 1 रुपया बेचता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। अरे आपके प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया बेचता हूं 15 पैसे। वो कौन सा पंजा था? वो पंजा कौन सा था? सुरेश जी क्यों साथ बोल रहे हैं लगातार? पैसे गबन कर क्यों जाता साथ था? बोल रहे हैं? इनको बात कहने दीजिए। और 85 हिंदुस्तानी जी, पैसे ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। श्रम कानून को लेकर जो बात कर रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। जनता को नोचा है। ये तो बहुत इजी है ये बातें करना, ये तो बहुत आसान है। आप कुछ रिसर्च करके आए होंगे विषय पर, उस पर बात कीजिए ना। यही कारण है कि 99 सीट पे सिमट के रह गए। ये कितनी भी सीटों पर सिमट गए। आज एक हड़ताल बुलाई गई। सुनिए संदीप जी, उस विषय पर आप बात कीजिए। मैं ज्योति जी एक आप क्योंकि सरकार आप देखिए सत्तासीन पार्टी से आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। ये इधर उधर की बात थोड़ी कर भी लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन उत्तर तो आपको ही देना होगा। सरकार का स्टैंड आपको बताना होगा। सरकार थी 2004 से 14 तक की सरकार में भूपेंद्र सिंह आप साथ मत बोलिए, प्लीज साथ मत बोलिए। जिन श्रमिकों की आप बात कर रहे हो सिर्फ 2000 करोड़, हमने 10 साल में 5000 करोड़ रुपया दिया है। 5000 करोड़ आप बात करते हो हमने ज्यादा श्रमिकों को रोजगार दिया। आप झूठा बोलते हो, भ्रम फैलाते हो। आप मुद्दाविहीन पार्टी हो, आप नेतृत्वहीन पार्टी हो, आपकी नियत में खोट है, इसलिए जनता ने आपको घर बिठा रखा है। जिस बात की चर्चा उस पर आप बात नहीं कर रहे। एक चीज का जवाब मैं दूंगा आपको, लेकिन आपकी हालत आज खस्ता हो चुकी है। आप जनता के बीच में जा नहीं सकते, इसलिए और लोगों को आगे करके और पीछे जनता के कंधे बंदूक रख के खोई हुई जमीन आप लोग तलाश रहे हैं। आपके पास आज जमीन नहीं है, आपकी हालत खराब हो चुकी है। जनता आपको दुत्कार चुकी है, जनता आपको नकार चुकी है। चाहे देश प्रदेश का जवान हो, चाहे देश प्रदेश का किसान हो, चाहे देश प्रदेश का बुजुर्ग हो। एक बार आप रुकिए, संदीप जी आप एक बार रुकेंगे। दोनों को एक बार ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन है, दोनों की बात कीजिए प्लीज। दोनों की ऑडियो डाउन है। संदीप जी आपने एक बड़ी बात कह दी है कि ये दूसरे लोगों को आगे कर लड़ाई लड़ते हैं, तो आपने तो पूरी जो हड़ताल है उसको तो बेमानी कह दिया। आप तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कर्मचारियों के कंधों पर बंदूक रखी है सरकार के खिलाफ। तो आप लोग तो मानकर चलें कि किसी हड़ताल को ना कंसीडर करने वाले हैं, ना नेगोशिएट करने वाले हैं, कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं आप कर्मचारियों से, क्योंकि आप तो खारिज कर रहे हैं कि तो कांग्रेस कर रही है।
तो आज की जो हड़ताल है इसे आप कांग्रेस की हड़ताल मान रहे हैं क्या? संदीप जी एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ चर्चा में। संदीप जी की आवाज उठा दीजिए। मैं ज्योति जी एक ही बात आपको बताना चाह रहा हूं, आज की हड़ताल का हरियाणा में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। जो भी ये 4 संहिताएं लेके आई गई नहीं, है हरियाणा के तो ये कानून ही नहीं है, केंद्र के कानून है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी पार्टी क्या सोच रही है? कांग्रेस की हड़ताल है, चलती रहे, आगे भी चलती रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, तो कांग्रेस को सोचना है जो सोचे। देखो तो इनके अपने मुद्दे हैं नहीं, मैं आपको वही, इनके पास अपने कोई मुद्दे नहीं है। कभी किसी के कंधे पे बंदूक रखते हैं, कभी किसी के कंधे पे। हरियाणा की और देश की जनता समझ चुकी है मुद्दा। ठीक है, शास्त्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शास्त्री जी आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, कांग्रेस तो क्योंकि विपक्ष में है, जो मुद्दे आप लोग लेकर सड़कों पर उतरे हैं, ये खुद भी उन मुद्दों को उठा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं ये मजदूरों के, श्रमिकों के हित में है नए कानून, और अभी जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, हड़ताल हो रही है, ये भी कांग्रेस की ओर से ही हो रहा है। ये पॉलिटिकली पूरी तरह से मोटिवेटेड गए, ये जो हड़ताल बुलाई गई है। शास्त्री जी आप बोलिए इस बात पर। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो श्रम संहिताओं को मजदूर कर्मचारी हित में बताया जा रहा है, 29 कानून हैं, जैसे ESI, EPF एक्ट, बार्गेनिंग एक्ट, कंपनसेशन एक्ट, और इसके साथ में बहुत सारे कानून जिनको खत्म कर दिया गया है, या उनकी जो कर्मचारी मजदूर हित में उपलब्धता है उसको तोड़कर मरोड़कर पेश किया गया है, एक बात। और मैं ये कहना चाहूंगा कि श्रम संहिताएं जब लागू होंगी तब की बात तो अलग रही। आज के दिन हरियाणा सरकार ने 20 जून 2019 को मजदूर कर्मचारी संगठनों से एक बैठक की थी। उसके बाद आज 12 फरवरी 2026 तक कोई मजदूर कर्मचारी श्रमिकों से किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं की है। तो लगता है सरकार तो इस पक्ष में है कि मजदूर कर्मचारियों को सुना ना जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश में गांव तक बिजली पहुंचाने में, सीवरेज डालने में, हरियाणा को लेकर भी लगाने में हमारा योगदान। हरियाणा के डीजीपी कह रहे हैं हरियाणा में हड़ताल का कोई असर नहीं। बता रहा हूं आपको, हरियाणा के मंत्री भी कह रहे हैं, तो क्या यहाँ कोई असर है हड़ताल का हरियाणा में? 12 साल में एक सफाई कर्मचारी की भर्ती की हो तो बता दिया जाए। दूसरा, जो आज पद हैं, लगभग 6 लाख पद हैं हरियाणा में, जबकि आवश्यकता 12 लाख पदों की है, उसमें से भी आधे पद खाली हैं और जो लोग लगे हैं उनमें से आधे कच्चे कर्मचारी हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया था जब सरकार ने उसको बहुत अच्छा बताया था, कर्मचारी हित में बताया था। आज की स्थिति यह है, पहले जब उसका घोषणा सरकार ने की तो कहा सबको ठेकों से मुक्त कर देंगे। सफाई कर्मचारी, सीवरमैनों को ठेकों से मुक्त नहीं किया। आज भी पूरे हरियाणा में ठेकेदारी में कम से कम वेतन लेकर के वो नरकीय जीवन जी रहे हैं। उसके बाद 58 साल की गारंटी दी, 1,20,000 कर्मचारियों को देंगे, 15 से 20,000 आदमियों को वो गारंटी मिल पाई। और अब फिर जब हाई कोर्ट का फैसला 23 दिसंबर और 31 दिसंबर 2025 को आया, कोर्ट ने कहा पुरानी पॉलिसियों को, जो रेगुलर करने की पॉलिसी है, उनको खोलो और कर्मचारियों को पक्का करो। जिस दिन से पक्का करो, बढ़ा हुआ वेतन 6% ब्याज के साथ उनको दो। जिनको 31 दिसंबर 2025 को 10 साल हो गए हैं, उनके लिए रेगुलर करने की पॉलिसी बनाओ। अब सरकार ने फिर सबको HKRNL में गारंटी देने की शुरुआत कर दी। और हालात ये हैं, 80 ऐसे विभाग हैं जिनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल से हटा दिया। भाई, हरियाणा में कर्मचारियों का जो शोषण है वो चरम पर है। हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। जहां तक राजनीतिक समर्थन की बात है, तो भाई जब हम 2014 से पहले संघर्ष कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता
हमारे आंदोलन को जायज बता रहे थे। उस टाइम भी हमारी निजीकरण के ठेका के खिलाफ लड़ाई थी। उस देखिए, एक टाइम बात भी तो हमारी मैंने शुरुआत में रेगुलाइजेशन कह को दी, लेकर लड़ाई थी। उस कोई दिन भी तो ये हमारी तबका, मांग जायज कोई थी। भी आज वर्ग वो जब मांग प्रदर्शन नाजायज करने कैसे के हो लिए गई है? सड़कों पर आता है, विपक्ष मैं में कोई भी कहना पार्टी हो चाहता उनके हूं साथ खड़ी रहती है कि मजबूती से, और कि सरकार उसे सरकार राजनीति से प्रेरित फेल हो बताती गई है, इसमें कोई नई बात कृषि नहीं के है। कानून भी इनको ठीक है वापस शास्त्री लेने जी, आप पड़े सुनिए सर, और आप सुनिए कई अभी। जगह कानून इनको वापस लेने पड़े हैं। इंद्रजीत जी, अभी तो क्योंकि देश भर की बात करें, कोई मिला जुला असर आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा असर आप लोगों की हड़ताल का नहीं दिखा। अलग अलग समय में बनवाई थी। ठीक है नरेश जी, आपकी बात आ गई है सर, अभी सुनिए आप, सुन लिए आपकी बात। आप कह रहे हैं कर्मचारी बहुत परेशान हैं, हरियाणा सरकार कह रही है हम तो कर्मचारी हित में ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, लेकिन इंद्रजीत जी, हरियाणा में तो सरकार और प्रशासन की ओर से बेअसर इस हड़ताल को कह दिया गया कि आगे इनके ऑडियो डाउन कीजिए जीपी से, आप ऐसे नहीं ना, साथ नहीं बोलना, सुनिए अभी आप। इंद्रजीत जी, आगे की क्या प्लानिंग आप लोगों की, क्योंकि बेअसर भी बता दिया गया कि हड़ताल को राजनीति से प्रेरित भी कह दिया गया कि नए श्रम कानूनों को आप लोगों के हित में ही बताया जा रहा है, आगे क्या? अब एक संकेत तो देखिए, लोकतंत्र में ये लेना चाहिए कि जब हजार लोग सड़कों पे उतरे हैं, वो तो कर्मचारी और मजदूर ही थे ना, और किसान थे। एक तो कम से कम इसको तो संज्ञान लेना चाहिए और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर इनकी लोकतंत्र में थोड़ा सा भी विश्वास है तो इसको विफल कहना या इधर उधर की बातें कहना, ऐसे आंख मीचने से कोई चीज दूर नहीं हो जाती। उसमें संकेत ये है कि भाई जनता के प्रतिनिधियों को आप बुलाओ, उनके साथ बैठ के बात करो। अब ये जो जी राम जी वगैरह की बात कर रहे हैं कि इन्होंने मतलब 100 से 125 कर दिया, तो 125 करने के लिए नाम बदलने की क्या जरूरत थी? महात्मा गांधी के नाम से 125 नहीं हो सकते थे क्या? देखिए, नाम बदलने से भी कर्मचारियों को दिक्कत है। नहीं, मैं तो लोग राजनीति कर रहे हैं इंद्रजीत जी, उनको तो नाम से तो उनको दिक्कत हो सकती है, नाम से आप लोगों को क्या दिक्कत है? मैं महात्मा गांधी रुकावट डाल रहे थे क्या 125 दिन करने में? और दूसरी बात, ये आंकड़े उठा के देखे, 34 दिन काम मिलता था ना, तो तब मिलता था ना अब। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मनरेगा एक राइट टू वर्क था, वो काम का अधिकार दिया हुआ था। अब जो किया गया ये अधिकार नहीं है, ये तो आर्बिट्रेरी है, दो चाहे ना दो आप। उसमें तो ये था, अगर कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन देगा, जॉब नहीं दिया गया तो उसके ऊपर दंड लगेगा। अच्छा, आप ये बताएं कामरेड साहब, सब कुछ ही खराब है इन नए कानूनों में, या कोई एक आध बात लगती है ये तो ठीक है, इनको रख लीजिए, बाकी सुधार कर दीजिए? सिरे से खारिज कर रहे हैं आप लोग। कौन सी सरकार किस दिशा में देश को ले जा रही है? वो कारपोरेट दिशा के अंदर ले जा रही है। और मतलब आप 40% धन संपदा 1% लोगों के पास कैसे पहुंच गई? ये कोई ना कोई दिशा तो प्रो कारपोरेट है, जिसकी वजह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है आज। अच्छी और खराब की बात नहीं होती है, सवाल ये देखना पड़ेगा आप कौन सी दिशा में देश को ले जा रहे हैं। क्या आप मतलब भारत की संप्रभुता, हमारा कोई अपना मान सम्मान है कि नहीं, कि राष्ट्रपति ट्रंप ही घोषणाएं करते रहेंगे हर एक चीज की? और ठीक है, संदीप जी से मैं लास्ट बहुत छोटा आंसर इस बात को लेकर लेती हूँ, क्यों आप लोगों ने कर्मचारी यूनियन को परेशान कर रखा है, और क्या समझ में आ रहा है आपको केवल यूनियन ही परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है? साथ में जानना ये भी चाहूंगी, क्या ये कुल मिला के क्या आप इन लोगों से कोई बातचीत करेंगे, क्या इनको समझाने का प्रयास करेंगे? क्या समझाने का प्रयास होगा संदीप जी, बातचीत का प्रयास होगा? ज्योति जी, भारत सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारी जो भी योजनाएं बनती हैं, जो भी नीतियां बनती हैं, वो चाहे श्रमिक हो, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, या कोई भी वर्ग हो, उसको उसके जीवन में किस प्रकार से बदलाव लाया जाए, उसकी लाइफस्टाइल को किस तरीके से अच्छी बात कह रहे हैं आप, लेकिन मैं तो ये जानने का प्रयास कर रही हूँ, इनको बातचीत के लिए अप्रोच करेंगे क्या आप लोग? ये 4 संहिताएं लाई गई, वार्ता मेज पर पहुंचेगी या कहेंगे कि कोई असर ही नहीं, हड़ताल होती रही होती है? तो ये आप मुझे बताइए। मैंने आपको जो जिस विषय को लेके है मैं उसी विषय पे बता रहा हूँ। हाँ। ये जो 4 संहिताएं हैं, ये श्रमिकों के पक्ष में है, श्रमिकों के हित में है। इनसे श्रमिकों का अहित नहीं होने वाला, उनको फायदा ही होने वाला है। मैंने कुछ चीजें आपको पीछे भी बताई कि जिन गिग वर्कर्स को लेके
बहुत सारी चीजें चल रही थी, उनकी सोशल सिक्योरिटी